नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं, जहां राष्ट्रपति जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। राष्ट्रपति के एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल और सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही कल रामनाथ कोविंद हरिद्वार जाएंगे, जहां हरिद्वार में वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड का यह 2 दिवसीय दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुष्ठ रोगियों की सेवा को समर्पित हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना को 25 साल होने जा रहे हैं और मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल हरिद्वार आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जहां आयोजकों में उत्साह, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। धामी कैबिनेट के निर्णय के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र में 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। फिर 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक पारित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के साथ ही सत्र की कार्यसूची भी तय कर दी गई है। 29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। बीजेपी से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक ऋतु खंडूरी को निर्विरोध उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ऋतु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण ऋतु खंडूरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा परिसर के सभी मंडप में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने ऋतु खंडूरी भूषण को सदन के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन की घोषणा की। इसके पश्चात नेता सदन, प्रोटेम स्पीकर और मंत्रीगणों सहित विपक्ष के सदस्यों ने नए विधानसभा अध्यक्ष को पीठ पर विराजमान किया। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड के 6वें विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पीठासीन हुई हैं। विधानसभा देखूंगी। इसमें पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला विधायक रह चुकी हूँ, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है विधानसभा में, चाहे वो महिला मीडिया की ही क्यों ना हो। हमें दिक्कत होती है, शौचालय होना चाहिए, एक बहनों के बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो ये है। उसके बाद ऑफकोर्स सदन सुचारू रूप से चले, बजट सेशन आने वाला है, बढ़िया से चले, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उसमें भाग लें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जनहित से जुड़े विषय उठते हैं, क्या अपेक्षा आप करती हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी चल रहे हैं? देखिए, जनहित के उठते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता है। विकास होता है तो समग्र विकास होता है, सबका विकास होता है। तो जो भी उठाए, पक्ष उठाए चाहे विपक्ष उठाए, उसको विधानसभा में पूरा संरक्षण मिलेगा और उनको उठाना चाहिए। आपके सवाल है, जनरल खंडूरी साहब उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग उन्होंने अपना देखिए, ऐसा है, जनरल साहब का ने बहुत ईमानदारी से पहले सेना में सेवा की है देश की, उसके बाद देश की और उत्तराखंड की उन्होंने सेवा की है। वो मेरे लिए मेरे पिता तो हैं ही, लेकिन आई थिंक इस पूरे प्रदेश के उनको बहुत सम्मान से लोग देखते हैं और उस कारण से मुझे भी बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से जनता के लिए काम किया है, उन्हीं पद चिन्हों पे मैं पूरी तरह से चल। और सही मायने में आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है।
22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। इससे पहले और पर आप सदन में रह रहे हैं, अभी गलत होता है और खासतौर से महिलाओं के साथ की बात उसके लिए क्या प्रयास? देखिए ऐसा है, यू आर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन हम मैं विधायक भी हूँ तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूँगी और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूरी की पहली महिला स्पीकर बनने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है और ये मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति के रूप में हमें पहली महिला स्पीकर मिली। हमारी विधानसभा उनके नेतृत्व में प्रगति के नए इतिहास रचेगी। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राज्य में मातृशक्ति का योगदान हमेशा से रहा है और उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के अन्य क्रियाकलाप हों, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की कोटद्वार विधायक रितु भूषण खंडूरी को निर्विरोध चुना गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों द्वारा रितु खंडूरी के नाम पर मुहर लगाई हुई। उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार रितु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर ये इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेगी। साथ ही पहले भी बीजेपी की ओर से सबसे कम उम्र के प्रकाश पंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रितु खंडूरी को पहली विधानसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी थी। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावक और समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूँ। आज उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन भी है, आज महिलाओं के सम्मान का दिन भी है और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान महिलाओं का होता है उससे कहीं ज़्यादा मैं कह सकती हूँ, कहीं ऐसी कोई दूसरा दल नहीं है जहाँ उनका सम्मान इतना होता हो। तो मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय उत्तराखंड वासियों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक अनुभवी भी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, पढ़ी लिखी हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमने 3 इतिहास रचे। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उन देखिए,
2017 में जब मैं पहली बार विधायक बन के आया था, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो सिडकुल से प्रभावित है और मुझे मालूम है कि किस तरीके से युवाओं का पलायन हुआ था और मैंने ये बात सदन में भी उठाई थी। तो हमारा सबका एक ही फ़र्ज़ है, यहाँ पे मातृशक्ति और युवाओं के रोज़गार को लेके ये सरकार बहुत सीरियस है, काम करेगी। पिछली 5 साल में भी हमने ये काम करके दिखाए थे, तभी सरकार मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी में वापस उत्तराखंड की जनता ने हम पे विश्वास जताया और 2/3 मेजॉरिटी पे मिथक तोड़ते हुए हम लोग को वापस सरकार बनाने का मौका दिया। और मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की मातृशक्ति को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए है और निरंतर आपको आगे बढ़ाने का प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू ने जिले के ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण कर पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक आयोजित कर विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए होमस्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को जिले में सीवर लाइन नहीं होने की समस्या भी बताई। तो मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवर समस्या के निदान के लिए वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेजेस बनाए जाएं, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। कुछ देखा जो काम चल रहे हैं और होम स्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है और अच्छा भी है। प्रदेश की इकॉनमी काफ़ी टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। इसको सरकार की पूरी प्राथमिकता है, इसको और बढ़ाएंगे। सर, बैठक भी की है आपने अधिकारियों के साथ, क्या कुछ रहा है? बैठक में सारे ज़िले के और भी मुद्दे, जैसे कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इशू हैं और उत्तरकाशी में सीवर का इशू है और पर्यटन विकास के ज़िले के कई बिंदु डिस्कस किए। तो उसमें डीएम साहब ने कई चीज़ें बताई जिनके निर्णय लेने की हमें ज़रूरत है और हम देहरादून से निर्णय लेके उनको अवगत कराएंगे। तो सर, चारधाम यात्रा भी आप समय कम में रह गया है, क्या तैयारी है सर? तैयारी ठीक है, डीएम साहब ने बताया जैसे हर साल करते हैं और हमने भी अगले सप्ताह मीटिंग रखी है देहरादून प्रदेश स्तर की और समय से पूरी तैयारी करेंगे। प्रदेश के मुखिया के रूप में दोबारा पद संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीजी संजय गुंज्याल की जगह आईजी एपी अंशुमन को इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि इनमें से पहले ये जिम्मेदारी संजय गुंज्याल के पास थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में आज से कोरोना की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई। मुख्य सचिव एस संधू की ओर से यह निर्देश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि बीते 24 महीने में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास किया गया। इसमें जांच, निगरानी, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है। इसके साथ ही आम लोगों ने भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग अब कोविड व्यवहार के अनुरूप काम करने लगे हैं। तीसरी लहर में करीब 92,000 से ज्यादा लोग संपर्क में आए और अब प्रदेश में केवल 288 ही एक्टिव केस बचे हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। काशीपुर में एक सप्ताह पहले एक निजी अस्पताल में हुई महिला की मौत का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर सीएमओ के निर्देश पर गठित टीम ने पीड़ित पक्ष के बयान लिए। आपको बता दें कि एक निजी अस्पताल में सप्ताह पहले उपचार के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई थी। मृतका के पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का गलत तरीके से ऑपरेशन करने की वजह से उसकी मौत हुई है, जिसके बाद सीएमओ ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें पीड़ित पक्ष के बयान लिए गए। मिस्टर जुनैद आलम है, जिनकी पत्नी की
सिद्धिविनायक अस्पताल में मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, ठीक है सर। उसमें शिकायत है कि गलत इलाज की वजह से, लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी शिकायत सीएमओ साहब के यहाँ गई होगी, तो उन्होंने एक पैनल का गठन किया है जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, डॉक्टर हरीश पंत, डॉक्टर मदन मोहन जो एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर हरीश पंत सर्जन है, और एक हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है लेडी डॉक्टर अनुपमा मिश्रा। उसमें मैं भी इसको हेड कर रहा हूँ कमेटी को। उसमें जांच करनी है हमें, जांच करने के बाद सारी जांच रिपोर्ट हमें सीएमओ साहब को भेजनी है। तो बात करें तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी? जितनी जल्दी हो सके हमने शुरू कर रखी है जांच। अभी एक पार्टी आई हुई है, दूसरी पार्टी को कल बुलाएंगे, उनके बयान लेंगे, फिर कुछ जरूरी होगा तो हम कुछ और एक्सटेंड करेंगे बयानों को, कुछ सबूत लेंगे, फिर सारी की सारी जाँचें हम जितनी जल्दी हो सके सीएमओ साहब को भेज देंगे। मैम, मेरी वाइफ के हल्का सा धप्पे से आए और मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करा, जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है, उनकी जूनियर को। तो उन्होंने कहा आप अपनी वाइफ को तुरंत ले आइए। मैं वहाँ ले गया। मैम ने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी। इस प्रयास हमारी बीबी का मतलब वो सहयोग नहीं कर पा रही थी, मतलब नॉर्मल में। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ नॉर्मल की सहयोग नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैडम ने कहा मैडम कर लीजिए। मैडम ने मुझसे 3 लाइन का लेटर पैड पर अपने 3 लाइन पे लिखवा के और उस पर स्टैंप लगवाया और नीचे की अपनी तरफ से लाइन बढ़वा दी। मेरी बीवी के 4:30 बजे बेबी हुआ, दरमियान वाइफ की एक्सपायर हुई सर 9:45 बजे के समथिंग। अपनी रिपोर्ट में लिख रही हैं 11:30 बजे रात को एक्सपायरी डेट। ब्लीडिंग बहुत होती रही उनके, जैसे भी ब्लीडिंग। मैं कहता रहा मैम पल्स बढ़ रही है, मैम पल्स बढ़ रही है, प्लीज़ कुछ करिए। तो मैम कह रही हैं आप घबराइए मत, आपकी ये वाइफ को ठंड लग रहा है। सर इसका मेरे पास एविडेंस भी है मैम को कहने का। पल्स ज्यादा हो रही है, 190 हो रही है। वो कोई बात नहीं सिविल, वो थोड़ी ठंड लग रही है ना, उसकी वजह से हो रही होगी। जरा सा एक बार देख लेते हैं सर। अच्छा ठीक है यार। ये देखिए सर 190 पल्स, मैंने उन्हें कहा 200 प्लस पल्स हो गई है मेरी वाइफ के। ये बार बार मेरी वाइफ ऑक्सीजन हटाती रही बार, मगर इनको कोई इफेक्ट ना पड़ा। मैम मोबाइल पे ही बिजी रही, जिसकी मेरे पास वीडियो फुटेज है, पूरी रिकॉर्डिंग है। यह है पेन ड्राइव जो मैं दे चुका हूँ। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता आजिम खान हमारे साथ काशीपुर से जुड़ चुके हैं। आजिम, फिलहाल जिस तरीके से ये निजी अस्पताल पर लापरवाही के सीधे तौर पर आरोप लगे हैं, क्या कुछ इसमें अहम जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये 19 मार्च को काशीपुर के सिद्धिविनायक अस्पताल में मामला सामने आया था, जहां जुनैद आलम नामक व्यक्ति जो जनपद मुरादाबाद ठाका द्वारा से हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जो 30 वर्षीय इनकी पत्नी है उनको एडमिट कराया था और पृथक पीड़ा के तहत। लेकिन इनका आरोप सीधा ये है कि मेरी पत्नी का पृथक पीड़ा के दौरान जो इलाज चिकित्सक ने किया है उसमें उन्होंने बहुत लापरवाही बरती, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसको लेकर के इन्होंने जनपद के आला अधिकारी को साथ साथ स्वास्थ्य महकमे को भी अवगत कराते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। आज इस मामले में स्वास्थ्य महकमे ने एक जांच टीम गठित करते हुए इसमें जांच की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है और पीड़ित पक्ष से बयान दर्ज किए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ रही है तो एक बार फिर से जो है ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर जांच के बाद क्या कार्यवाही स्वास्थ्य महकमा ले पाता है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी आजिम, 1 हफ्ते पहले की घटना है, आखिर जो अस्पताल प्रशासन है उसने इस पर एक टीम गठित करने में, एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों की? क्या वजह रही उसकी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे ने जब ये मामला तुल पकड़ा था 19 मार्च की रात को, ये मामला काशीपुर शहर भी नहीं पूरे जनपद में सुर्खियों में रहा था, तो उसके बाद स्वास्थ्य महकमे जो जनपद के सीएमओ और तमाम काशीपुर के चिकित्सक और सीएमएस ने इस मामले को जो गंभीरता से लेते हुए मामले को समझा था और साथ इसमें जो टीम जो सीएमओ द्वारा गठित की गई थी उन्होंने पहले बयान जो है अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों के क्या करे थे और आज जो है पीड़ित पक्ष के बयान लेते हुए उन्होंने इसमें जो है कार्यवाही को आगे बढ़ाया। अब सीएमओ उधम सिंह नगर का साफ कहना है कि बारीकी से सारे मामले को देखा जा रहा है और अगर इसमें अस्पताल प्रशासन या आरोपी चिकित्सक दोषी पाए गए तो कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जी अभी तक ये कार्रवाई कहां तक पहुंची आजिम? देखिए, इस मामले में जब हमारी बात सीएमओ उधम सिंह नगर से हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में बहुत ही गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और एक एक स्टेप लेते हुए
एक एक व्यक्ति का, चाहे वो स्वास्थ्य अस्पताल प्रशासन के हो या अस्पताल में कर्मचारी हो, उनको भी देखा जा रहा है और उनके बयान भी दर्ज करे जा रहे हैं। साथ साथ जो पीड़ित पक्ष जो है, जिस तरीके से पीड़ित पक्ष का साफ कहना है कि इसमें जो है उन्होंने अपने पेन ड्राइव के साथ में तमाम सबूतों के साथ में सीएमओ से मिले थे और आला अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने जिस तरीके से सबूत रख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अस्पताल प्रशासन दोषी नजर आ रहा है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा एक एक कदम फूक कर रखते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है आज़िम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में काशीपुर डिपो की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में अजय कुमार को अध्यक्ष और रामचंद्र सिंह को शाखा मंत्री नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई गई। रोडवेज डिपो स्थित कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में देहरादून, टनकपुर और नैनीताल मंडल के प्रदेश कार्यकारिणी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और मंत्रीगण मौजूद रहे। इस दौरान सतीश कुमार और मोहम्मद उमर को उपाध्यक्ष, राकेश कुमार और उमेश कंबोज को संयुक्त मंत्री, सतवीर सिंह को संगठन मंत्री, जितेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक का संचालन रवि नंदन ने किया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, शाखाओं के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आज प्रांतीय टीम के सम्मुख रखेंगे और उसके उपरांत जो समस्याएं कर्मचारियों की निकल कर आएंगे उनके संबंध में जो है प्रबंध निदेशक महोदय को जो है एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा और कर्मचारियों की जो समस्या, जायज समस्या उनका निराकरण कराया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे काशीपुर में जो शाखा थी, कैलाश पांडे हमारी शाखा में यहाँ पे थे, उन्होंने जो है दूसरी यूनियन ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद जो है हमारी शाखा के शाखा अध्यक्ष भी उनके साथ चले गए थे, तो आज उनका भी गठन किया गया है, कार्यकारिणी नामित की गई है, उनको भी शपथ ग्रहण कराई जाएगी। उत्तरकाशी में गर्मी बढ़ते ही जंगल सुलगने लगे हैं। महीने भर से रुक रुक कर ये आग लग रही है, पर अभी तक वन विभाग इसे बुझाने में नाकाम हुआ और ये एक बड़ी चुनौती भी बनकर उभरी है। तमाम योजनाएं बनती हैं, विभाग अलर्ट पर रहते हैं, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। उत्तरकाशी जिले में जगह जगह जंगल धू धू कर जल रहे हैं। फायर सीजन शुरू होने पर लाखों की वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है। वनों को आग से बचाने की वन विभाग के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि जंगलों की आग को बुझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में प्रशासन ने खनन की अनुमति दे दी है, जिसका फायदा उठाकर खनन कारोबारी रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और मानकों को दरकिनार कर दिन रात नदी में खनन कर रहे हैं। वही नदी में चल रहे इस खनन में अधिकारी भी आंखें मूंदे हुए हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन के साथ ही उप खनिजों को भी निकाला जा रहा है। वहीं पूरे मामले में जब उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द खनन अधिकारी इन खनन पट्टों की जांच करेंगे। देखिए, अभी तक तो देर रात वाली जब भी कोई शिकायत आई हमने क्रॉस चेक करवाया था तो ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था। और जो आप वो बेइंग स्केल वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका बह गया था, जो एक वहाँ पर आ रहा था, तो उसमें खान अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच भी की थी और वो कह रहे हैं वो लोग नया उस पर तैयार करवा रहे हैं। वहाँ भूमि को लेकर के कुछ उनका था कि जहाँ वो बनाना चाह रहे हैं वो लैंड पर कोई आपत्ति कर रहा है कि वो मेरी लैंड है, तो उस पर तहसीलदार है उनको निर्देशित किया गया और खान अधिकारी भी वहाँ पर चेक कर रहे हैं। मैम, टिहरी जिले के खनन पट्टे आवंटित किए हैं, लेकिन खनन पौड़ी जिले में भी किया जा रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। टिहरी जिले के पट्टे आवंटित किए हैं, तो पौड़ी जिले का अगर खनन है तो एसडीएम साहब को हमने यहाँ से लिखा है कि पौड़ी जिले में जाके भी हम खनन कर रहे हैं। जो चोपड़ा का पट्टा है उसमें खनन पट्टा जो कि टिहरी क्षेत्र में भी है, पौड़ी में भी है। तो टिहरी क्षेत्र में तो खनन पट्टा आवंटन है, लेकिन पौड़ी जिले में जाके कर रहे हैं खनन। देखिए, अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है और जैसा कि आप कह रहे हैं हम लोग इसको जांच भी करवा लेते हैं, तो उप जिलाधिकारी श्रीनगर है, जिनसे लगता हो क्षेत्र पड़ता है, तो हम उनको भी यहाँ से लेटर लिख देंगे जिससे वो वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई कर पाए। मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब अस्वस्थ लोगों को सहायता राशि के चेक नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर वितरित किए गए। इस दौरान क्षेत्र के कई महिलाओं और बुजुर्गों ने अपने
चेक लेने के बाद सीमा सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान गदरपुर तहसील के नायब नाजिर मोहम्मद उमर ने कहा कि ये चेक मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए गए हैं। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब, असहाय और मरीजों को सहायता के लिए दी जाती है। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा कि गरीब शादी योग्य लड़की के परिवार के लोगों को सहायता राशि के चेक दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित धनराशि का वितरण किया जा रहा है। और इसमें मतलब गरीबों का किन किन वजह से इनको किस किस तरीके से आपको दिया जाएगा? ये राहत कोष की धनराशि है, बीमारी के लिए, शादी के लिए आदि जो शोषण वर्ग के लोग होते हैं उन्हें पैसे दिया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा। मसूरी के माल रोड से तो होटल के प्रांगण में गैस सिलेंडर रिफिल करते समय गैस सिलेंडर फटने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून रेफर कर दिया गया। बता दें कि युवक गुब्बारों में सिलेंडर के माध्यम से गैस भरता था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोर का धमाका हुआ और युवक के पैर के चिथड़े उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को देहरादून रेफर कर दिया। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और पैर से अत्यधिक खून बहने के कारण युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। लेके आए हैं कपड़े में लपेट के। मैं अपनी शॉप पे था, बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग जब भाग गए तो देखा लड़का एकदम मरा पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था और उसका पैर गायब था और खून की नदियाँ बह रही थी। हमने पुलिस को फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं लगा। 108 में फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। हम बड़ी मुश्किल उठाकर यहाँ तक रिक्शा से लाए, 5-6 लोग मिलकर चद्दर में डाल लेके लाए, अपने होटल पर ले जाए उसे। क्या चीज़ फटी है वहाँ पर? उसका गैस का गुब्बारा बनने की मशीन थी, सिलेंडर था, वो फट गया, बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। द्वाराहाट में मीट के रेट को लेकर हुए विवाद के बाद बवाल मच गया। मामले में व्यापारी और वाल्मीकि समाज के बीच भयंकर तकरार हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जहां एक और व्यापारियों ने विरोध में द्वाराहाट बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा, तो वहीं वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने पूरे नगर में सफाई व्यवस्था बंद रखी, जिससे नगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। आपको बता दें कि चौखुटिया निवासी मनीष गोस्वामी और उसका दोस्त द्वाराहाट बाजार में मीट की दुकान में मीट लेने गया। युवकों का आरोप है कि मीट विक्रेता द्वारा उन्हें मीट महंगा दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इस दौरान बीच बचाव के लिए आसपास के दुकानदार भी वहां पहुंचे। मामले में मनीष की ओर से थाना द्वाराहाट में तहरीर दी गई, जिसमें मीट विक्रेता सर्वेश पर मारपीट का आरोप लगाया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़। नमस्कार।